3 जुलाई 1999। तब की मिस पटना शिल्पी जैन अपने घर से कोचिंग क्लास की नहीं निकली। रोज की तरह घर के बाहर से वो रिक्शा बुक करके कोचिंग जा रही थी। रास्ते में एक कार ने पीछे से हॉर्न दिया। जब वो मुड़ी तो कार चला रहा लड़का उसे देखकर मुस्कुराता है। कार चला रहा लड़का उसके बॉयफ्रेंड गौतम का क्लोज दोस्त था। उसे देख शिल्पी ने रिक्शा रुकवा दिया और उससे बात करने लगी। लड़के ने पूछा, किधर जा रही हो? शिल्पी ने बताया, क्लास जा रही हूँ। एड्रेस सुनते ही लड़के ने कहा, चलो छोड़ देता हूँ। लिफ्ट का ऑफर मिलते ही शिल्पी ने रिक्शा को छोड़ दिया और कार में बैठ गई। अचानक कार की स्टीयरिंग उसकी कोचिंग की जगह फुलवारी शरीफ की तरफ मुड़ गई। तब यह इलाका न केवल पटना का आउटर था बल्कि सुनसान भी रहता था। रास्ता बदलते ही शिल्पी घबरा गई, पूछी, रास्ता क्यों बदल दिए? तब लड़के ने जवाब दिया, हम वाल्मी गेस्ट हाउस जा रहे हैं। वहाँ गौतम यानी तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जो लड़की का बॉयफ्रेंड था उसका नाम गौतम था, वहाँ गौतम तुम्हारी रात देख रहा है। गौतम का नाम सुनते ही उसकी बेचैनी शांत हो गई। वाल्मी गेस्ट हाउस गई शिल्पी की बॉडी आधी रात को कार में न्यूड मिली। शिल्पी के बगल में उसके बॉयफ्रेंड गौतम की भी डेड बॉडी थी। तत्कालीन आरजेडी विधायक साधु यादव के सरकारी क्वार्टर के गैराज में एक कार के अंदर दोनों की अर्धनग्न लाशें मिली। इसके बाद जो हुआ वह कानून का नहीं बल्कि सत्ता का फैसला था। पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इसे आत्महत्या यानी सुसाइड घोषित कर दिया था। जल्दबाजी में सारे सबूत मिटा दिए गए और परिवार को बताए बिना शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन जब मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो उसने पुलिस के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि शिल्पी के साथ गैंगरेप हुआ है और उनके शरीर पर नोचे जाने के निशान हैं। गौतम को भी बुरी तरह पीटा गया है। यह मामला राजनीतिक साजिश बन चुका था। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा। जब यह केस सीबीआई को सौंपा गया तो जांच एजेंसी ने शिल्पी के कपड़ों पर मिले सेमिनल स्ट्रेन यानी वीर्य के दाग को मैच कराने के लिए साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और फिर 2004 में सत्ता के दबाव में सीबीआई ने भी हत्या के साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए ठीक पुलिस की तरह इस मामले को आत्महत्या बताकर हमेशा के लिए फाइलों में दफन कर दिया। 26 साल बाद आज फिर से यह बिहार की राजनीति में एक नए आरोप ने कुरेद दिया है। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर इस हत्याकांड में शामिल होने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। शिल्पी और गौतम की फाइलें भले ही बंद हो चुकी हो, लेकिन सवाल आज भी खुले हैं। गैंगरेप के सबूतों को किस ताकत ने पुराने दाग बताकर खारिज कर दिया और उस रात विधायक के गैराज में लाशें कैसे पहुंची? न्याय की मांग में दबे ये सवाल आज भी बिहार की हवाओं में गूंज रहे हैं। इसलिए आज कहानी शिल्पी राज मर्डर केस की जानेंगे। कहानी आज तक कि कैसे साजिश रची गई और कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। शिल्पी जैन पटना शहर की एक जानी मानी हस्ती थी। वह पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा थी और वर्ष 1998 में उन्होंने मिस पटना का खिताब जीता था। उनके पिता उज्जवल कुमार जैन शहर के बड़े कपड़ा कारोबारी थे, जिससे उनका परिवार सामाजिक रूप से काफी प्रतिष्ठित था। शिल्पी की सार्वजनिक प्रोफाइल उच्च होने के कारण इस घटना ने शुरू से ही मीडिया और जनता का जो ध्यान था वो आकर्षित किया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद शिल्पी कंप्यूटर कोचिंग कर रही थी। वहीं गौतम सिंह की पृष्ठभूमि भी साधारण नहीं थी। 27 वर्षीय गौतम के पिता एक डॉक्टर थे जो लंदन में रहते थे और पूरा परिवार विदेश में ही बसा हुआ था। हालांकि गौतम अकेले पटना में रहते थे क्योंकि उन्हें राजनीति में अपना करियर बनाना था। उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के यूथ विंग से जोड़ चुकी थी। उस समय बिहार में आरजेडी की सरकार थी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। लालू यादव चारा चोर घोटाले मामले में जेल में बंद थे और ऐसे में राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव को सरकार में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इन दोनों पर अक्सर डिफेक्टो सीएम होने का आरोप लगते थे। गौतम सिंह ने राजनीति में एंट्री के लिए साधु यादव से अच्छे संपर्क स्थापित किए थे। साधु यादव से उनकी नजदीकी ही इस त्रासदी की राजनीतिक कोण बनी। शिल्पी जैन और गौतम सिंह की पुरानी दोस्ती थी
और शिल्पी गौतम सिंह के मित्र मंडल में भी परिचित थी। सारे उसे जानते थे, जिसमें साधु यादव भी शामिल थे। यह दोस्ती उन्हें सत्ता के उस गलियारों के करीब ले आई जो उन्हें अंततः उनकी मौत का कारण बना। 3 जुलाई 1999 को शिल्पी रोज की तरह अपने घर से कोचिंग क्लास के लिए निकली। वह रिक्शे में इंस्टीट्यूट जा रही थी। रास्ते में पीछे से एक कार ने हॉर्न दिया। तब शिल्पी ने मुड़कर देखा तो कार चला रहा लड़का मुस्कुराया। वह लड़का कोई अनजान नहीं बल्कि उनके बॉयफ्रेंड गौतम का करीबी दोस्त था। गौतम का क्लोज दोस्त होने के कारण शिल्पी ने रिक्शा रुकवा दिया और उससे बात करने लगी। लड़के ने पूछा कि वह कहाँ जा रही है और जब शिल्पी ने कोचिंग का पता बताया तो उसने चलो छोड़ देता हूँ कहते हुए लिफ्ट की पेशकश की। गौतम के दोस्त पर विश्वास करके शिल्पी ने रिक्शा को छोड़ दिया और कार में बैठ गई। यहीं से विश्वासघात की कहानी शुरू होती है। कार की स्टीयरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जाने के बजाय अचानक फुलवारी शरीफ की तरफ मुड़ गई। यह इलाका उस समय न केवल पटना का बाहरी छोर था बल्कि सुनसान भी रहता था। रास्ता बदलते ही शिल्पी घबरा गई और पूछा कि रास्ता क्यों बदल दिया। तब लड़के ने जवाब दिया, हम वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वहाँ गौतम यानी तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहाँ राह देख रहा है। गौतम का नाम सुनते ही शिल्पी की बेचैनी कुछ हद तक शांत हुई, लेकिन यह शांति जल्द ही गहरे दशहत में बदलने जा रही थी। वाल्मीकि गेस्ट हाउस तब ऐसे के लिए कुख्यात था, खासकर सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के लिए। जैसे ही गौतम को पता चला कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाया गया है, उनके होश उड़ गए। वह जानते थे कि यह गेस्ट हाउस किस अयासी के लिए बदनाम था और किस तरह इस जगह का इस्तेमाल नेता हवस शांत करने के लिए करते थे। सियासत में कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा यह युवा नेता अपनी कार में हांफते हुए गेस्ट हाउस की तरफ भागा, लेकिन जब तक वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौतम ने देखा कि शिल्पी के बदन के कपड़े चिट्टे कर दिए गए थे। 4-5 लोग उसे नोचने की कोशिश कर रहे थे और वह उनसे छोड़ देने की गुहार लगा रही थी। गौतम के वहां पहुंचते ही वह उनसे लिपट गई। हालांकि दरिंदों को गौतम के वहां पहुंचने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों ने गौतम को मजबूती से पकड़ लिया और बेरहमी से उसे खूब पिटाई की। इसके बाद गौतम की आंखों के सामने शिल्पी की बारी बारी से किया गया। इसके बाद दरिंदों ने दोनों को मार डाला। गेस्ट हाउस के भीतर क्या हुआ इसका विवरण कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और पुलिस सूत्रों ने जो संकेत दिए वे दिल दहला देने वाले थे। घटना की क्रूरता का वर्णन करते हुए एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, दरिंदों ने गौतम के वहां पहुंचने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने गौतम को पकड़कर पहले उसे पीटा और उसके बाद उसके सामने शिल्पी का बारी बारी से रेप और फिर मार दिया। जब शाम ढल गई और ट्यूशन के समय से काफी देर तक शिल्पी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। जानने वालों के घरों की घंटियां बजाई। अंततः शाम 7 बजे परिवार ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिल्पी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच शुरू कर पाती इससे पहले ही रात लगभग 9:30 बजे एक सनसनीखेज सूचना आई। गांधी मैदान के फ्रेजर रोड स्थित एक गैराज में एक कार में 2 अर्धनग्न लाशें मिली थी। यह गैराज क्वार्टर नंबर 12 का था, जो तत्कालीन आरजेडी विधायक साधु यादव का सरकारी आवास था। लाशों की पहचान युवा नेता गौतम सिंह और मिस पटना की शिल्पी जैन के रूप में हुई। लाशों की स्थिति अत्यंत संदिग्ध थी। गौतम केवल पैंट पहने हुए थे। शिल्पी के शरीर पर केवल गौतम की टी-शर्ट थी। इसके अलावा वह पूरी तरह न्यूड थी। उनके बाकी कपड़े गाड़ी में जहां तहां बिखरे हुए थे। यह अर्धनग्न अवस्था सीधे तौर पर पुलिस के उस शुरुआती दावों पर सवाल खड़े कर रही थी कि यह आत्महत्या का मामला था। लाशों के बरामद होने की सूचना बाहर आते ही पूरे पटना में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पुलिस से पहले तत्कालीन आरजेडी विधायक साधु यादव के समर्थक पहुंच गए। वे हंगामा और नारेबाजी करने लगे। पुलिस घटनास्थल पर जांच कर रही थी और साधु यादव का पुलिस के पहुंचने के आधे घंटे बाद ही वहां समर्थकों के साथ पहुंचना हैरान करने वाला था। इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया कि पुलिस को लाशों की सूचना देने वाला कौन था। साधु यादव का तुरंत पहुंच जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि उन्हें इस घटना की जानकारी शायद पुलिस से पहले ही थी, जिससे उनकी या उनके करीबी लोगों की संलिप्तता का संदेह और गहरा हो गया। यदि अपराध फुलवारी शरीफ के वाल्मीकि गेस्ट हाउस में हुआ था
तो लाशों को सत्ताधारी विधायक के क्वार्टर के बंद गैराज में क्यों छोड़ा गया? गांधी मैदान की पुलिस ने इसके बाद जो कार्रवाई की उसे कानूनी और प्रशासनिक दुर्भावना का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। पुलिस ने लाशों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन सबसे बड़ी और अक्षम्य लापरवाही यह थी कि जिस कार नंबर BR1J5001 में दोनों डेड बॉडी मिली थी उसे उठा करके थाने ले जाने के बजाय एक सिपाही ड्राइव करके थाने ले आया। इस कृत्य के कारण कार के सभी मौजूद आरोपियों के सभी महत्वपूर्ण जो फिंगरप्रिंट थे और अन्य साक्ष्य थे वो हमेशा के लिए नष्ट हो गए। पुलिस ने जल्दबाजी में उसी रात दोनों शव को पोस्टमार्टम कराया और फिर अंतिम संस्कार भी करवा दिया। गौतम का परिवार उस वक्त लंदन में था। परिवार को सूचना दिए बिना, उनके आने के इंतजार किए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौतम के परिजन उनका आखिरी चेहरा तक नहीं देख पाए। कानूनी प्रक्रिया का यह उल्लंघन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि परिवार द्वितीय पोस्टमार्टम या स्वतंत्र जांच की मांग न कर सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही तत्कालीन सिटी एसपी मनविंदर सिंह भाटिया ने इस घटना को आत्महत्या घोषित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से दम घुटने के कारण हुई। विपक्ष ने इस बयानबाजी को साधु यादव को बचाने की एक सुनियोजित प्रशासनिक साजिश बताया। पुलिस द्वारा मामले की आत्महत्या बताने के बाद उठे हंगामे के बीच दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट सामने आई। इन रिपोर्टों ने पुलिस के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया और दरिंदगी की गवाही दी। घटना के 25 दिन बाद 28 जुलाई 1999 को विसरा रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की रिपोर्ट निगेटिव आई। इसके बजाय रिपोर्ट में दोनों बॉडी में अत्यंत जहरीले एल्युमिनियम फॉस्फाइड यानी सल्फास की गोली का अंश मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिल्पी के साथ सामूहिक दुष्कर्म यानी उसके कपड़े पर एक से ज्यादा लोगों को स्पर्म जो है वो पाए गए थे। उसके शरीर को नोचा गया था और जिस्म पर खरोचे जाने के जो निशान थे वो थे। गौतम को भी बुरी तरह पीटा गया था। उसके शरीर पर जूतों से पीटने और कुचलने के निशान मिले थे। तत्कालीन सिटी एसपी ने दावा किया कि मृत्यु का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड था, लेकिन पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का कहना था कि मृत्यु का कारण एल्युमिनियम फॉस्फाइड यानी सल्फास था। सामूहिक दुष्कर्म किए गए थे। कपड़ों पर एक से अधिक वीर के दाग भी थे। तत्कालीन सिटी एसपी का दावा था कि कोई बाहरी चोट नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का कहना था कि शिल्पी के ऊपर नोचे जाने के निशान और गौतम को बुरी तरह पीटे जाने का जूतों से कुचलने के निशान थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद सियासी बवाल तेज हो गया। तत्कालीन सिटी एसपी मनविंदर सिंह भाटिया पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के भाई साधु यादव को बसाने का आरोप लगा। विपक्ष सड़कों पर उतर आया और सदन में हंगामा शुरू हो गया। दबाव बढ़ता देख तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सितंबर 1999 को इस केस को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने सितंबर 1999 से जांच शुरू की। सीबीआई ने शिल्पी के कपड़ों पर मिले वीर की जांच की और यह पता चला कि शिल्पी की मौत से पहले एक से अधिक लोगों ने उनके साथ संबंध बनाए थे। दोषियों तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा क्लू था। सीबीआई ने डीएनए जांच के लिए साधु यादव से उनका खून का नमूना मांगा। साधु यादव ने डीएनए सैंपल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और ब्लड सैंपल देने पर उन्हें फंसा दिया जाएगा। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के सहारा लिया, जो अपराधीकरण के खिलाफ अधिकार की गारंटी देता है, यानी आरोप व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार विशेष आपराधिक मामलों में कोर्ट किसी व्यक्ति को ब्लड सैंपल देने के आदेश को जो है वो जारी कर सकती है, लेकिन इस मामले में सीबीआई ने साधु यादव को इनकार करने के बाद डीएनए जांच की कोशिशों को ही बंद कर दिया। दोबारा कोशिश ही नहीं किया और किसी भी कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाया ही नहीं गया। जांच के दौरान सीबीआई ने गौतम के दोस्तों मनीष, पंकज, एसपी सिंह और अशोक यादव, राकेश, इस राकेश का जो राकेश का नाम है इसको याद रखिएगा, इन सभी के ब्लड सैंपल भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए।
ताकि शिल्पी के इनरवियर पर पाए गए दूसरे वीर को मैच कराया जा सके। हालांकि इनमें से किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ। सीबीआई ने सितंबर 1999 से 2004 के आखिरी तक मामले की जांच की। इस अवधि के दौरान सीबीआई ने दूसरे एंगल भी एक्सप्लोर किए, लेकिन एजेंसी के मुताबिक उन्हें हत्या के एंगल को साबित करने वाली कोई लीड ही नहीं मिली। साल 2004 के अंत में सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश की। इस क्लोजर रिपोर्ट ने हत्या की थ्योरी को खारिज करते हुए इसे आत्महत्या बताया। इस फैसले का समय भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार आ चुकी थी और लालू यादव की पार्टी आरजेडी यूपीए गठबंधन में एक बड़ी सहयोगी थी। सीबीआई जो केंद्रीय सत्ता के अधीन होती है, जिसने सत्ताधारी दल के एक ताकतवर नेता के खिलाफ कदम उठाने से परहेज किया, जिसने जांच की दिशा को प्रभावित किया। सीबीआई ने अपने निष्कर्ष को आत्महत्या साबित करने के लिए फॉरेंसिक जांच की व्याख्या को मोड़ दिया। एजेंसी ने स्वीकार किया कि शिल्पी के इनरवियर में अज्ञात व्यक्ति के वीर के दाग जरूर मिले थे, लेकिन उन्होंने अत्यंत कमजोर और विवादास्पद तर्क देते हुए कहा, मृतक शिल्पी जैन के इनरवियर में अज्ञात व्यक्ति के सेमिनल स्ट्रेन जरूर मिले, लेकिन उनके शरीर पर नहीं, जो दर्शाता है कि सीमेन के दाग पहले से ही थे और संघर्ष के कोई निशान नहीं है। वैज्ञानिक साक्ष्य और घटनाओं की क्रोनोलॉजी स्पष्ट संकेत देता है कि यह आत्महत्या का मामला दोनों की मृत्यु एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग के चलते हुई है। यह अंतिम रिपोर्ट धारा 153 सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की जा रही है। प्रार्थना है कि इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया जाए और मामले को बंद करने की अनुमति दी जाए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का मानना है कि वीर के दाग की आयु निश्चित रूप से पहचानना होता है, वो अक्सर मुमकिन नहीं होता है। सीबीआई ने इसकी स्पष्टता का फायदा उठाते हुए दागों को पहले का दाग घोषित कर दिया, जिससे सामूहिक दुष्कर्म के साक्ष्य को कानूनी रूप से खारिज कर दिया गया और हत्या के साक्ष्य को आत्महत्या में बदल दिया गया। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर खूब हंगामा हुआ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिल्पी के भाई प्रशांत जैन इस फैसले से असंतुष्ट थे और उन्होंने अपनी बहन के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। साल 2005 के आखिरी महीनों में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एक रिट पिटीशन वो फाइल की। न्यायालय की यह आखिरी कोशिश जल्द ही दमन का शिकार हो गई। रिट पिटीशन दाखिल करने के ठीक बाद 5 जनवरी 2006 को प्रशांत का घर के बाहर से अपहरण हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन 2 दिन बाद अपराधियों ने उन्हें खुद ही हाजीपुर के पास छोड़ दिया। पुलिस ने बाद में अपहरण के मास्टरमाइंड चंद्रशेखर, उपेंद्र और वीरू सिंह को पकड़ा। चंद्रशेखर प्रशांत के पिता की दुकान में सेल्समैन था और अपराधियों के संबंध का कुख्यात संजय उर्फ महात्मा गंगा गैंग से था। इस अपहरण का उद्देश्य फिरौती नहीं, बल्कि केस को दोबारा खोलने के खिलाफ एक स्पष्ट मनोवैज्ञानिक और कानूनी धमकी देना था। इस घटना के बाद प्रशांत जैन पूरी तरह टूट गए। उन्होंने कभी भी उस रिट पिटीशन फाइल को फॉलो नहीं किया और ना ही केस के लिए कोई मांग की। शिल्पी गौतम हत्याकांड के फाइलें हमेशा के लिए बंद हो गई। लगभग 26 साल बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियों में आया है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस हत्याकांड को राजनीति में घसीट लिया। प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि सीबीआई ने शिल्पी गौतम हत्याकांड के मामले में सम्राट चौधरी, जो तब राकेश कुमार के नाम से जाने जाते थे, उनको संदिग्ध आरोपी बनाया था। प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा कि सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी और उनके सैंपल भी टेस्ट किए गए थे। पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वह सम्राट चौधरी को गिरफ्तार करवाए। इस आरोप पर सम्राट चौधरी ने तुरंत खंडन किया। उन्होंने कहा कि राकेश किसी आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था जो हाजीपुर का रहने वाला था। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पूरी तरह से जांच की थी और उन्हें इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को नौसिखिया नेता भी बताया। सीबीआई की शुरुआती जांच में गौतम के जिन दोस्तों के सैंपल डीएनए मैचिंग के लिए गए थे, उनमें एक नाम राकेश का भी था। बाकी हमने आपको पूरी कहानी समझा दी। यह मामला आज बिहार की सामूहिक चेतना में एक गहरा घाव है।
26 साल बीत जाने के बाद भी बुनियादी सवाल कायम है। शिल्पी गौतम का असली कातिल कौन था और सत्ता के शीर्ष पर बैठे उस नेता ने डीएनए देने से इनकार क्यों किया? इस कहानी में कत्ल सिर्फ दो इंसानों का नहीं हुआ, कत्ल इंसाफ का भी हुआ। शिल्पी गौतम हत्याकांड की फाइलें भले ही सीबीआई और पुलिस के रिकॉर्ड में एक खुदकुशी का मामला बनकर दम तोड़ चुकी हो, लेकिन यह त्रासदी उन सभी लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई है जो बिहार में न्याय की उम्मीद करते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। यह